सॉल्वेंसी रेशियो में अगर आप लिक्विडिटी रेशियो पहला बताया था, लिक्विडिटी रेशियो में अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है, इसमें निकालने के लिए किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है? इसमें क्वेश्चन आपको बेसिकली मिलेगा, बोलेगा कि करंट रेशियो फाइंड आउट करिए, लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करिए, लिक्विड एसेट फाइंड आउट करिए, स्टॉक फाइंड आउट करिए, ये सब आपको बेसिकली इसमें देगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों दे चुका होगा, करंट रेशियो भी दे दिया होगा और लिक्विड रेशियो भी दे दिया होगा। आपको निकालना क्या रहेगा? आपको निकालना रहेगा स्टॉक। करंट रेशियो भी दिया रहेगा और लिक्विड रेशियो भी दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा स्टॉक। ठीक है, आपको निकालना रहेगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से देखा था। अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर इस पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पॉज कर दीजिए। निकालना है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट रेशियो आपका दिया हुआ है, गिवन है, और स्टॉक दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। तो आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्या निकालना है? क्विक रेशियो। कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहेगा, तभी ना आपको काम करना है उसके लिए, ऐसे थोड़े ना आपको मार्क्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना है। आपको पता है क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CA/CL। ठीक है, तो अगर आपका CL दिया हुआ है, ये 3/1 हो जाएगा। अगर CL आपका दिया हुआ है 75, मान लेते हैं करंट लायबिलिटी को X, 3:1 है तो इसको 3/1 मान लेते हैं, तो इसको यहाँ मान लेंगे 3x/x, और x इक्वल टू अगर आपका दिया हुआ है 75,000, तो 75,000 इंटू 3 कर देंगे तो कितना निकल आएगा? 2,25,000 है ना, डिवाइडेड बाय 75,000। तो आपका क्लियरली करंट एसेट तो आ ही गया। करंट एसेट कितना आ गया बेटा? 2,25,000। और आपके पास बता था स्टॉक कितना है? तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला कल ही बताया था लास्ट क्लास में आपको, करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अब यहाँ कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि ढूंढना नहीं है, नहीं रहेगा तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो भैया करंट एसेट अपने पास कितना है? 2,25,000, और हमारे पास में स्टॉक कितना है? 40,000। तो इस 40,000 को इसमें घटा दीजिए तो 185 यानी कि 1,85,000 रुपीज आपका हो गया। कौन चीज? लिक्विड एसेट। क्या आ गया? और हमको लिक्विड रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। एम आई राइट? अरे बोलो। तो वहां पर लिक्विड एसेट के जगह पे आप डाल दीजिए 1,85,000 डिवाइडेड बाय 75,000, है ना। करंट लायबिलिटी तो वही ना रहेगा भाई, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 30 से 75 से कट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। एक और क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, उसको देखिए। इसमें क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि आपका करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1:1.2। 2:1:1.2 का मतलब होता है कि यहां ये दिखा रहा है कि 2:1:1.2 का रेशियो है करंट रेशियो। ठीक है, मतलब ये है कि करंट एसेट जो है वो होगा, मान लेते हैं 2,10,000, कितना होगा? और करंट लायबिलिटी मान लेते हैं 1,20,000, क्योंकि 1.2 है, लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे, मतलब समझने के लिए हमने यहाँ पर एक किया, क्योंकि करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी ही ना फॉर्मूला बताया है। तो ये हो गया। अब कहता है कि इन सभी ट्रांजैक्शंस का इन पे क्या असर पड़ेगा? चेंज होगा, नो चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, कि नो चेंज होगा, ये देखना है। तो यहां पर मान लेते हैं रिडीम्ड 9% डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब हमको देखना यह है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन है, तो डिवेंचर को पेमेंट करना तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, तो पैसा हम 1,10,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, इस 2 लाख में से थोड़ा सा इसका हम रफ करने के लिए यहाँ पर एक एक पॉइंट का रफ करके समझाएंगे, क्योंकि ये चीज अगर आप एनालाइज कर लेते हैं, ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ये चीज आप एनालाइज कर लेते हैं तो आपको समझिए कि आपका पहला लिक्विडिटी रेशियो आपका क्लियर हो गया। एनालिसिस ही मेन होता है।
ये आपका दिया हुआ है करेंट रेशियो इक्वल टू 2,10,000। ये हमारा एज्यूम्ड अमाउंट है, ये कुछ भी हो सकता है, बस रेशियो ये रहना चाहिए, ठीक है, 2.1:1.2, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं करंट एसेट को 2.1 और करंट लायबिलिटी को 1.2, तो उतना छोटा अमाउंट से तो बनने वाला है नहीं, तो हम इसको लाख में मान लेते हैं। तो लाख में मान लिए। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, पहला केस कह रहा है, चारों केस को बारी बारी से देखेंगे। अगर आप चारों केस पे एक बार दिमाग लगाएंगे तो आपका नहीं होगा। प्रॉब्लम जब बड़ा होना, ज्यादा होना, तो उसको बारी बारी से फेस करना चाहिए, एक एक करके फेस करना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, बच्चा देख के हरक जाता है कि क्या है। एक एक करके देखिए, मैं कैसे आपको बताता हूं और आप सबको समझ में आएगा, इतना मैं श्योर कर दे रहा हूं। रिडीम्ड 9% डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब बताइए, डिवेंचर 1 लाख का है और 10% प्रीमियम पर दिया जा रहा है, तो 1,10,000 हो गया। अरे बोलो, तो 1,10,000 का डिवेंचर हम पे कर रहे हैं। तो डिवेंचर को पे करने से क्या मेरे करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा होता कि हम 1 लाख दे देते तो हमारा लायबिलिटी भी 1 लाख घट जाता, तो नहीं घट रहा है। तो डिवेंचर पे करने से हमारा सिर्फ और सिर्फ कैश घट रहा है, जो कि हमारे करंट एसेट में शामिल है। तो इस 2,10,000 में से 1,10,000 घट गया, तो अब कितना बचा इसमें? 1 लाख, और ये हो गया 1,20,000। करंट लायबिलिटी जस्ट का तस पड़ा हुआ है, तो ये तो रेशियो घट गया ना, डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? डिक्रीज किया। देखिए आंसर में डिक्रीज होगा, डिक्रीज, क्योंकि रेशियो हो जाएगा 1/1.2, जो कि आइडियल करंट रेशियो से बहुत ही कम है। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1, और आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1। तो मेरे बच्चों, ये आपको मैंने कहा कि यहां पर हमने करंट रेशियो से, देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन ऊपर में क्या है? करंट एसेट, और नीचे में क्या है? करंट लायबिलिटी। अब ये चीज आपको समझना है कि करंट एसेट 2,10,000 है, लेकिन करंट एसेट में से तो भले ही 1,10,000 हमारा चला गया डिवेंचर्स को पेमेंट करने के बिहाफ में, ठीक है, तो हमारा तो करंट एसेट अब बच गया मात्र 1 लाख रुपए का, लेकिन हमारा करंट लायबिलिटी जैसे था वैसे ही है। क्योंकि डिवेंचर पेमेंट हुआ है, वो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वो तो मतलब समझिए कि नॉन करंट लायबिलिटी है ना। तो नॉन करंट लायबिलिटी गया, और गया क्या साथ में हमारा क्या ले गया? करंट एसेट ले गया। तो करंट एसेट तो घट गया, करंट लायबिलिटी वही है, तो हमारा ये रेशियो घट जाएगा। पहला का आंसर होगा, देखिएगा, डिक्रीज। दूसरा देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अभी क्या बताइए, दूसरा पॉइंट समझ में आया? पहला सबको समझ नहीं आया? जिसको नहीं आया बता सकता है कि हाँ सर नहीं आया, हम दोबारा बताएंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन देखना है, उसी से पता चलता है घटा या बढ़ा। अगर ये 2:1 जो 2.1:1.2 था ना, इससे ज्यादा हो जाता, 2.5 हो जाता, 2.6 हो जाता, 2.8 हो जाता, तो कहते कि बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो घट गया, यहाँ क्या हो गया? 1/1.2 नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डेटर से हमको मिल गया कुछ पैसा, 17,000। तो मान लीजिए 2,10,000 है, और यहां पर मान लीजिए 1,20,000 है। कितना है बेटा? 1,20,000। अब हमको एक बात बताइए कि 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया जो है वो हमने किसको दिया था? 2,10,000 हमारा टोटल एसेट था। क्या था? टोटल एसेट था। अब 2,10,000 हमारा टोटल एसेट था, जिसमें डेटर शामिल था। क्या था? The debtor was included in that 2,10,000 रुपीज। डेटर उसमें इंक्लूडेड था। अब इसमें डेटर इंक्लूडेड होने के बाद ये 2,10,000 है। अब इसमें 17,000 का हमारा डेटर पेमेंट कर दिया, तो माइनस हो गया 17,000, हो गया। अब 17,000 का पेमेंट जब कर दिया, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया तो उसमें याद होगा, 2,10,000 रुपया में से 17,000 निकल गया डेटर के तौर पे, निकल गया, घट गया उतना डेटर, और उतना ही कैश आ गया। तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? बताइए, आप ही बताइए कि हम अपना ई जेबी में से पैसा निकाल के ई जेबी में डाल लेंगे। कुछ समझ में आया? मेरे पैसा दोनों तो मेरा ही है, मेरे ही जेब में पड़ा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा, 2,10,000 में डेटर भी शामिल है, 2,10,000 में कैश भी शामिल है, ठीक है। अब क्या हुआ? सिंपल सा समझिए, जेबी नहीं समझ में आया तो समझिए कि मान लीजिए आपके जेब में 10,000 रुपये बचा हुआ, उसमें से 5,000 निकाल करके बैंक में डाल दीजिए, तब आपके पास बैंक में 5,000 हो गया और जेब में 5,000 हो गया, दोनों मिला के अभी भी आपके पास कितना है? 10,000। तो कोई चेंज हुआ क्या? ऐसा नहीं कि बैंक में डालने से बैंक भी आपको 5,000 दे देती, तो 15,000 हो जाता, ऐसा तो नहीं ना है। तो डेटर आपको चुका दिया,
अच्छा डेटर घट गया, आप कैश फिर से कितना हो गया, बढ़ गया। तो कुल मिला के 2,17,000 में से 2,10,000 में से 17 घटा दिए तो एक 93 बच गया, और फिर एक 93 में आप 17 जोड़ दीजिए तो 210 हो गया। और लायबिलिटी से कोई फर्क इसमें पड़ नहीं रहा, चूंकि लायबिलिटी का कोई इंक्लूजन है इसमें नहीं, तो इसलिए हमको ये कहेंगे कि ये नो चेंज हुआ है। क्या हुआ है? नो चेंज। देखिए बनाना सबको आ जाता है, बस ये सब एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो फिर चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये पोर्शन है, ये जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, सीआरआर, कैश फ्लो पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, अकाउंटिंग रेशियो जो पढ़े हैं अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है। आगे चल के आपको ये बट जाएगा, किसमें चला जाएगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चला जाएगा। बीकॉम वगैरह में जाएंगे, एमबीए वगैरह में जाएंगे तो आपको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भास्ट लेवल होता है, ऐसा नहीं कहेंगे 12th का लेवल रहता है, लेकिन आपको 20% इससे भास्ट क्वेश्चन सब मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अभी से मैच्योरिटी दिमाग को बना के रखिएगा, मैच्योर बना के रखिएगा, तभी ना आपका उस समय समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट करेंगे, इशूड 2 लाख रुपीज इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ द मशीन। देखो बेटा, करंट रेशियो क्या है आपका, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी है ना, और बोलो तो ये 2,10,000 मान लीजिए है। ठीक है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? 2,10,000 रुपया है। अब हम जो है शेयर इशू करते हैं तो क्या आता है, याद होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक से पैसा आता है तो भैया पैसा सीधे आ जाता है शेयर इशू करके, तो हमारा करंट एसेट में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है करंट एसेट, सीधा हो जाता है 4,10,000, क्योंकि 2 लाख का था, 2,10,000 का था, 2 लाख का इशू कर रहे थे, किए है ना। लेकिन ये 2,10,000, 2 लाख का शेयर इशू किए हैं, लेकिन वो किए हैं किसके बिहाफ में, मशीन लिए हुए थे किसी से, पैसा नहीं दिया, वो बदले में हमको मशीन दिया। तो ना हमारा करंट एसेट बढ़ा और ना हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ा, ना ये घटा ना ये घटा, तो फिर से नो चेंज। सीधे नो चेंज मेरे बोलने से मत बोलिए, अगर आपको समझ नहीं आता है बोलिए, हम 2 बार 3 बार 4 बार बताएंगे। ये हमारा करंट एसेट है 2,10 और ये हमारा करंट लायबिलिटी है कितना, 1,20,000। अब मेरे बच्चों ये 2,10,000 हमारा करंट एसेट है और 1,20,000 हमारा करंट लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है कि हमने शेयर इशू किया होता और पैसा मिला होता तो मेरे पास कैश बढ़ जाता, लेकिन हमने शेयर इशू किया लेकिन मशीन के बिहाफ में किया। एक मशीन किसी कंपनी से, अदर देन कैश पढ़े है ना आप लोग, उसमें क्या था कि एसेट वगैरह खरीद लेते थे, बदले में शेयर दे देते थे, वही चीज यहाँ पे है। तो हमारा पैसा तो हमारे पास आया नहीं, पैसा आता तो हम उसको क्या करते, कैश में इंक्रीज करते, कैश में इंक्रीज करते तो हमारा करंट एसेट बढ़ जाता, बढ़ता कि नहीं बढ़ता, इसीलिए ये हमारा नो चेंज कहलाएगा। लास्ट पॉइंट देखेंगे जरा सा, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय द क्रेडिटर्स। 11th क्लास से एक बहुत ही वाइटल चैप्टर हटा दिया है सीबीएसई ने, बिहार बोर्ड में पढ़ना है, पढ़ाए थे हम पिछली बार 11th में। अकाउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको ड्रॉअर और ड्रॉई रहता है, याद होगा अगर जो लोग पढ़े होंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, एक्सेप्टर, है ना, होल्डर, ये सब होता है। तो वो चैप्टर हटा देने के पीछे पता नहीं क्या रीजन था सीबीएसई का, मुझे नहीं पता था, आज तक समझ नहीं आया कि वो क्यों हटाया गया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 11th के लिए, और आज भी 11th 12th में उसको सीबीएसई हटा दिया हुआ है, सीयूईटी में पूछता है उसमें से क्वेश्चन। अब आप बताइए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस पहले का जो था बहुत ही सिस्टमैटिक था, बच्चे डरते थे पढ़ाई को लेकर के, अब मजाक बन चुका है। इस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हटा दिए सिलेबस से। आप चैप्टर 11th से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको अकाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं वो हटा दिया। अब उस पढ़े होते, जो लोग पढ़े हुए हैं वो रिलेट करेंगे कि क्रेडिटर जो हमारा होता है, लेनदार जो हमसे पैसा लेता है, वो हमको क्या कहा कि हमको पैसा दो, एक बिल लिखा मेरे ऊपर। जब हमारा किसी के यहाँ बाकी होता है तो हमारे ऊपर वो बिल हम उसके ऊपर बिल लिखते हैं, और जब हमारे यहाँ कोई बाकी होता है तो अकाउंटिंग में प्रोसीजर है कि वो अगला आपके ऊपर एक बिल लिखेगा। बिल लिखेगा मतलब ओरल रूप से आपको कहेगा कि पैसा दो, आप नहीं दीजिएगा तो अगला कहाँ जाएगा, तो इसलिए वो लिखित काम करता है, कागज पर एक बिल बना करके आपको देता है कि भैया फलाना आदमी हमको ये पैसा दे दीजिए, आपका मेरे यहाँ बाकी है। तो उसके पास एक लिखित साक्ष्य रहता है, रिटन एविडेंस रहता है।
तो इसलिए वो रिटेन एविडेंस बिल का काम करता है, और वो बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। तो क्रेडिटर के मतलब हमारे यहाँ मान लो किसी का 50,000 रुपये बाकी है, ठीक है, तो हमको बिल लिखा है, अब बिल का ड्यूरेशन होता है 90 दिन तक आप उसको पे कर सकते हैं। तो क्या यहाँ बोला है कि पेमेंट कर दिया, बोला है? तो यहां तो बोला एक्सेप्टेड बिल्स, हमको तुम में से कोई हमको पैसा दिया, सॉरी बिल लिखा मेरे ऊपर, तुम मेरा कर्जदार हो, तुम हमको पैसा दिए हुए हो, तो तुम हमसे पैसा अपना मांग रहे हो, हम कहे ठीक है हम दे देंगे, तुम्हारे ये बोलने से कि सर दीजिए और हमारे ये बोलने से कि बुआ हम दे देंगे, क्या पेमेंट हो गया? अब पेमेंट नहीं हुआ तो कोई प्रभाव पड़ा? रेशियो पे कोई चेंज आएगा? अगर हम तुमको 50,000 रुपया दे दिए रहते तो ये घट के हो जाता 160, तो इहो तो 50,000 घट जाता, लाइबिलिटी भी तो मेरा दिमाग मतलब माथा पर से उतर जाता, होता तो चेंज होता, लेकिन पेमेंट अभी किए नहीं है, सिर्फ हम एक्सेप्ट करके छोड़ दिए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो इसको ध्यान से समझिए, बनाइए, आगे का जो क्वेश्चन सब है वो भी बनाने का कोशिश कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिक्विडिटी रेशियो के बाद हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में भी अब आगे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा पीछे है मेरे हिसाब से, अब उसको हम लोग एक्सेलरेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन सब आप लोग बनाइए, फिर हम देखते हैं।